लोग अभी खाना खाने में ही मगन थे जब एक मुलाजिमा आकर बोली, साहब वो बाहर। क्या बाहर? सगीर शाह अपनी आंखें उस पर मरकूज करके सख्त तेवर से बोले, साहब जी, वो बाहर बेग खानदान का लड़का आया है। उसका लहजा डरा सहमा था। मिशायम ने नजर उठाकर उसकी जानिब देखा और संजीदगी से पूछा, कितने लोग हैं? बीबी जी, 3 हैं। एक लड़की है और 2 लड़के हैं। वो सहमी निगाहों से सबकी तरफ देख रही थी। ओके, आप उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाएं। मैं आती हूँ। उसने एक घबराती हुई नजर से सगीर शाह की जानिब देखा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो उनकी इजाजत मिलते ही वो बोलकर बाहर गई। मुस्तजाब की रगे वाज़ेह दिख रही थी। हमजा का सुनकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ पर बेग खानदान के बंदे का आना। मिशायम ने एक नजर उसको देखा और खड़ी हुई और संजीदगी से उसको देखते हुए बोली, मुस्तजाब, तुमसे सिर्फ इतना कहूंगी, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। अपनी आंखों से झूठ का पर्दा हटाओ, तभी तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। सर, 25 मिनट बाद आपसे ही शुरुआत की जाएगी। मैं आती हूँ। वो बोलकर ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ी जहाँ हमजा बेसब्री से निगाहें गेट पर जमाए बैठा था और हमना चश्मे के पीछे से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हवेली को देख रही थी और उमेर थकन की वजह से आंखें मूंदे सोफे पर टेक लगाए खुद को पुरसुकून कर रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहले निगाहें हमजा से टकराईं। दिल बेख्तियार भाई को देखकर धड़का, आंखें भी नम हुई। उसका रोता वजूद आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। हमजा का दिल भी मामूल से हटकर धड़क रहा था। वो धीरे धीरे कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने खड़ा हुआ। आंखें नीचे थी। अस्सलाम अलैकुम। आवाज काफी धीमी थी। मिशायम ने नम आंखों से उसको देखा और खामोशी से उसके सीने से लगी। हमजा ने उस पर गिरफ्त नहीं बनाई थी। बस कर न यार, हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। देख, मैंने कहा था न जल्द मिलेंगे। बस कर यार। हमजा की आंख से आंसू फिसलकर मिशायम के बालों में जज्ब हुआ और उसने उसको सीने में भींचा। आई मिस यू। वो नम सी आवाज में इतना ही बोला था। दिल कांप सा गया था। पता नहीं क्यों, जैसे ख्यालात उसके जहन में आए थे वो सब नहीं हुए थे। यही सब सोचकर दिल डर रहा था, लेकिन उसको अपने सामने देख दिल कांप गया था। आई मिस यू टू। मैंने भी बहुत याद किया तुमको। आवाज काफी धीमी थी दोनों की। हमजा ने उसको खुद से अलग किया और एक अकीदत भरा बोसा उसकी पेशानी पर दिया जिसको महसूस करके मिशायम ने सुकून से आंखें मूंदी। बहुत याद आई तुम उन दिनों में। समझता था तुम नहीं होगी तो सुकून से रहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिवाय तकलीफ के मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इंसान की जिंदगी में हर वो चीज होनी ही होती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता, लेकिन हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है और हम इस चीज को कभी बदल नहीं सकते हैं। हमजा, सबकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी को नहीं छोड़ना है। वो लड़की साथ आई है। जैसे ही हमना का ख्याल आया तो फौरन पूछा, जी मिशी, आए है। ये रही। वो सामने से हटा तो उसकी नजर हमना पर गई जो जरूरत से ज्यादा ही छोटी लगी थी उसको। उसने मुस्कुराकर उसको देखा और अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बाआवाज बुलंद सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उसकी आवाज सुनकर उमैर ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और हमना ने झटके से उसकी तरफ देखा और खड़े होकर उसको सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं मैडम। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मेम, हमना भी खड़े होते हुए बोली। आप कैसी हैं? वो उनके सामने आते हुए बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस हमना फारूकी। सफर कैसा रहा आपका? मेम, बिल्कुल ठीक रहा और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। वो चाहत कर बोली। शुक्रिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो बोलकर उमैर की जानिब मुड़ी। हाय उमैर, कैसे हो? उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। उमैर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और इसी वक्त वजदान शाह कमरे में दाखिल हुआ। उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में ही था और उनके हाथ के बिल्कुल सामने वजदान शाह खड़ा हुआ था। ये देख उसके असाब तने थे। चेहरा सुर्ख हुआ था। मैं भी बिल्कुल ठीक।
दोनों का चेहरा खुशी से एक दूसरे को देख दमक रहा था। वजदान को कुछ हुआ था और जबड़े भी भींचे थे। तुम तीनों बैठो, बस इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, फिर खाना हवेली जाकर खा लेना। हमजा, मिस हमना को भी तुम हवेली ही ले जाना और ख्याल रखना इनका। मेहमान है ये मेरी, कुछ दिन के लिए। हमजा और उमैर दोनों ने सर इस बात में हिलाया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन और आगे का मरहला भी। वो मूर्ति सामने ही वजदान खड़ा हुआ था। वजदान और उसकी निगाहें मिली और चार आंखें दो हुई। दोनों दिल भी एक साथ धड़के थे। उन दोनों की आंखों में कुछ तो था जो दोनों को एक सहर में जकड़ रहा था। मिस्टर वजदान, उसकी आवाज से वो सहर टूटा था। अच्छा है आप आ गए। बैठे और साथ में मिस्टर सगीर शाह को बुलवा लेते हैं। वो बोलकर बाहर की जानिब बढ़ी। वजदान की निगाहें अब सिर्फ उमैर पर थीं। वो शान से चलता हुआ सोफे पर बैठा। हमजा ने उसको देखकर सलाम किया जिसका जवाब उसने सर की हल्की जुम्बिश से दिया। सामने वाले सोफे पर सगीर शाह और वजदान शाह दोनों साथ ही बैठे थे। मिशायम भी उनके सामने कुर्सी रखकर बैठी हुई थी। हमना के हाथ में एक कॉपी और पेंसिल थी। मिशायम के अपने हाथ सीने पर बांधे हुए थे। हमजा मिशायम के सर पर ही खड़ा था और उमैर पीछे की जानिब बैठा हुआ था। तो मिस्टर सगीर शाह, आपकी लास्ट बात क्या हुई थी मुस्तफ़ा से? कोई खास बात नहीं, बस मामूली सी बात हुई थी। वो सादा से अल्फाज में बोले। क्या मामूली बात थी? वो बिल्कुल संजीदा थी। वजदान का बताया था कि वो ऑफिस ज्वाइन कर रहा है और कोई खास बात नहीं हुई थी। उनका लब व लहजा बहुत सादा था। वो चाह कर भी उसके साथ रूड नहीं हो पाते थे। आपको कंफर्म है यही बात हुई थी आपसे? उन्होंने ठंडी सांस भरी। हाँ, उसके अलावा हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। ओके, हमना, नोट डाउन करती रहो। जी मैम, कर रही हूँ। तो मिस्टर वजदान शाह, आपकी और उसकी लास्ट बात क्या हुई थी? कोई खास नहीं, ऐसे ही मजाक मस्ती हुआ था। उससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। और बिल्कुल दादा की ही तरह हमारी फिर मुलाकात भी नहीं हुई थी। आप दोनों ये बताएं मुझे, कोई आपका ऐसा दुश्मन जो आप लोगों की जायदाद या किसी भी चीज को हासिल करना चाहता हो, जिसकी वजह से उसने मुस्तफा को टारगेट किया हो? और एक चीज, बेग खानदान के अलावा बताएगा। ये बात उसने वजदान को देखकर खास तौर से कही थी। नहीं, बेग खानदान के अलावा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये बात सगीर शाह बोले। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। और वजदान शाह, आप बुराक मुस्तजाब दोनों को भेज दें। भेजता हूँ। उसकी आंखें अभी भी उमैर पर ही थीं। वो दोनों निकले और उनके चंद सेकंड बाद ही बुराक और मुस्तजाब अंदर दाखिल हुए। अस्सलाम अलैकुम। वो सलाम करके दोनों साथ ही बैठे। मुस्तजाब, बुराक, तुम दोनों के साथ मुस्तफा की बॉन्डिंग कैसी थी? हमारे तो बड़े भाई थे। थोड़ी बहुत झिझक थी। मुस्तजाब धीमी आवाज में बोला। तुम अपना बताओ, अभी सिर्फ लास्ट बात क्या हुई थी तुम्हारी उससे? लहजा काफी कड़क था। थोड़ा डांटा था उन्होंने मुझे। किस बात पर? उसने एक निगाह उठाकर मिशायम को देखा और आंखें नीचे करके बोला। मैंने सहर पर हाथ उठाया था उस बात पर। मिशायम ने उसकी बात सुनकर जबड़े भींचे। उसका रद्द अमल क्या था? मिशायम का लहजा काफी गुस्से वाला था। उन्होंने थप्पड़ मारा था। मिशायम के माथे के बल सीधे हुए। आंखें भी हैरत से खुली। उमर और हमजा की भी आंखें एक दूसरे से मिली। मुस्तजाब शाह, मिशायम का पारा हाई हुआ था। तुमने अपनी बेइज्जती की बदला लेने के लिए अपने भाई का कत्ल ही कर दिया। मुस्तजाब ने झटके से सर उठाया। आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है मेरे भाई थे वो। मर सकता हूँ उनके लिए, मार नहीं सकता। आपके लिए कितना आसान है न ये सब बोलना। आपको एहसास भी है आप बोल क्या रही हैं? उसकी आंखों में वो दर्द देख सकती थी। आंखों में आंसू अलग जमा होना शुरू हो गए थे। उसको किस कदर तकलीफ हुई थी मिशायम के अल्फाज से, वो लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकता था। उसकी बातें सुनकर हमजा और उमैर दोनों रिलैक्स हुए थे। और मिशायम खुद भी, वरना कहीं हद तक वो कुछ और ही सोच चुकी थी। मुस्तजाब, तुम जा सकते हो। वो बस इतना ही बोली थी। वो भी बिना दूसरी बात सुने जाने लगा लेकिन उसकी बात से रुका।
लेकिन पलटा नहीं। याद रखना मुस्तजाब, मेरी निगाहें तुम पर ही होंगी। बाहर जाकर सहर को अंदर भेजो। हम फिर वो रुका नहीं था, चला गया था। तो बुराक शाह, आपकी लास्ट मुलाकात और बात क्या हुई थी उससे? वो अब बुराक की तरफ मुतवज्जे हुई। जिस दिन मेरा निकाह हुआ था, वही हमारी आखिरी मुलाकात थी और कोई बात नहीं हुई हमारी आपस में। ठीक है, जाओ तुम। हम ना सबके बयान नोट करती रहना। यस मैम, सबका लिख रही हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। वो वापस उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। मुस्तजाब मर सकता है वाकई, लेकिन मुस्तफ़ा लाला को खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। हम बाहर जाओ और हफ्सा को अंदर भेजो। वो उसकी बात को नजरअंदाज करके सपाट अंदाज में बोली। उसके जाते ही सहर दाखिल हुई और खामोशी से सामने सोफे पर बैठ गई। और उसके चंद सेकंड बाद हफ्सा दाखिल हुई। उमर और हमजा दोनों की निगाहें एक साथ उसकी तरफ उठी। हफ्सा ने देखकर स्माइल पास की, लेकिन दोनों ने ही कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और वापस निगाहें सामने सोफे की जानिब कर ली। हफ्सा का दिल करा फूट फूट कर यही रोना शुरू कर दे, लेकिन खुद को कंट्रोल करके सोफे पर बैठ गई। तो सहर शाह, आखिर क्या बात हुई थी तुम्हारी मुस्तफ़ा से और लास्ट मुलाकात कब हुई? उसका लहजा काफी नर्म हो गया था अब। वो चाह कर भी इस लड़की से कड़क लहजे में बात नहीं कर पाई थी। नूर और आर्यन लाला मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इस चीज पर उन्होंने आर्यन लाला और नूर की क्लास लगाई थी और मुझे समझाया था, अपने हक में बोलना सीखो। फिर वो चले गए थे बाहर। उसके अलावा कोई बात तो नहीं हुई थी तुम्हारी उससे? नहीं सरदार भाभी, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई थी। वो मासूमियत से बोली। सरदार भाभी, पर वो हल्की सी मुस्कुराई। हम जाओ तुम और नोरा को भेजो। जी, भेजती हूँ, वो बोलकर खामोशी से बाहर चली गई। उसके जाते ही वो हफ्सा की जानिब मुतवज्जे हुई, जिसकी आंखें लाल हो रही थी और वो खूनख्वार निगाहों से हमना को घूरने में मसरूफ थी। तीनों ने उसको ऐसे देख अपनी हंसी दबाई और मिशायम वापस संजीदा होते हुए उससे मुखातब हुई। तो मिस हफ्सा, आप 2 दिन पहले यहाँ आई और 2 दिन बाद मुस्तफ़ा का कत्ल हो गया। थोड़ी तजुब की बात नहीं है। उसका लहजा ऐसा था, हफ्सा को अपना आप जमीन में गिरता महसूस हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज नम होना शुरू हो गई थी। रोने की यहाँ जरूरत नहीं है, मुझे सच सुनना है लड़की, वो कड़क लहजे में बोली। हमजा अफसोस से उन दोनों को देख रहा था। आपा, नहीं करे मेरे साथ ऐसा। आंसू बेख्तियार होकर गाल पर फिसले। मिशायम से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे उसके आंसू, लेकिन फिर भी वो जब्त किए बैठी थी। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे। आवाज एकदम तेज हुई। मेरी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे। आवाज अब काफी भारी हो रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 5 मिनट तक वो उसको घूरती रही और फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सपाट अंदाज में बोली, बाहर जाओ हफ्सा। हमना नासमझी से उनको देख रही थी। हफ्सा ने एक दुख भरी निगाह उस पर डाली और आंसू साफ करके कमरे से निकल गई। उसके निकलते ही नोरा कमरे में दाखिल हुई। गेट के पास खड़े होकर पहले मिशायम की पुश्त को घूरा और गुस्से से सामने सोफे पर बैठी। उसके बैठते ही मिशायम ने सपाट अंदाज में पूछा, तो नोरा, मुस्तफ़ा और तुम्हारी बॉन्डिंग कैसी थी एक दूसरे के साथ? दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें बताने का, बस नानो की वजह से बता रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे मुंह भी लगना नहीं चाहती। उमर और हमजा ने उसको सख्त घूरी से नवाजा, जबकि हमना ने भी उसको घूरा। लेकिन मिशायम बिल्कुल संजीदगी से उसको देख रही थी। उसके माथे पर एक बल नहीं आया था। वो मुझे तंग करता रहता था। बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। लास्ट मुलाकात कब हुई थी? जब वो बाहर जा रहा था तब। उसने थोड़ा डांटा था मुझे और आर्यन को। किस चीज के लिए? मैं और आर्यन सहर का मजाक बना रहे थे और ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। उस वजह से, और कोई खास बात नहीं। हम ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। ठीक, जाओ तुम। मिसेस नगीना और नाहिद बेगम को भेजो। उनसे चंद एक सवाल के बाद मुकर्ब शाह और शर्जील शाह से बात हुई थी। फिर इन्वेस्टिगेशन वाइंड अप कर दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म हुई,
मिशायम ने उठकर अपनी कुर्सी सीधी की और रुख उमेर की जानिब किया। तो फिर आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? उमेर उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए बोला। समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। किसी की कोई भी बात में झोल नहीं लगा। सब क्लियर है सिवाय मुस्तजाब की बातों के। मिशायम कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन मिशी, सुना नहीं था तूने मुस्तजाब की बातें? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ मिशी, हमजा ठीक बोल रहा है। क्योंकि अगर हम शक की निगाह से देखते हैं तो हम उस लास्ट लड़की को भी देख सकते हैं। क्या नाम है उसका? नूरा। मिशायम से पहले हमना अपना चश्मा ठीक करके बोली। हाँ नूरा, तो वो भी तो शक में आ सकती है क्योंकि लास्ट डांट उसको भी मुस्तफ़ा ने दी थी। लेकिन उमेर, मुस्तजाब को थप्पड़ मारा था। ज्यादा शक उस पर है। वो भी दो बदो बोली। आगे का लाइहा अमल बताओ। उमेर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। कल हम लोग उस जगह पर जाएंगे जहां मुस्तफ़ा की डेड बॉडी मिली है। फिर देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। हम ठीक। अब एक काम करो, तुम लोग भी थके हारे आए हो। हवेली जाओ, खाना खाओ, रेस्ट करो। मेरे कमरे में हमना को ठहरा देना। ठीक है, हमना। यस मैम एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती, मैं उसके लिए भी यही करती। बाकी अब तुम लोग निकलो। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। वो बोलकर खड़ी हुई तो उसके साथ ही ये तीनों भी खड़े हुए। सबके निकलते ही वो अपने कमरे में आई थी और जो हमना ने लिखा था उसको रीड करके अल्फाज से अल्फाज जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अगर मुस्तजाब कातिल है तो इस तरह नोरा भी हिस्सेदार है। नहीं मिशायम, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कौन है जो मुस्तफ़ा के साथ ऐसा कर सकता है? जहां तक मुझे लगता है, मुस्तजाब नहीं। वो भाई है और जान देता है उस पर। वो नहीं, तो फिर कौन? नूरा। लेकिन ये अकेली नूरा नहीं कर सकती है। फिर अभी वो इसी सोच में थी कि वजदान झाड़ करके कमरे में दाखिल हुआ और उसके सर पर सवार हुआ। तुमने क्या कहा है मुस्तजाब को? गुस्से से रगे तनी हुई थी, आंखें लाल हो रही थी। मिशायम ने रुख उसकी जानिब किया और कदरे हैरत से बोली, क्या मतलब? तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है मुस्तजाब कौन है मुस्तफ़ा का और क्या लगता है? आई नो, मैं जानती हूँ मुस्तजाब मुस्तफ़ा का कौन है। वो बिल्कुल मुतमिन अंदाज में बोली। तो तुम क्या पागल हो जो तुम उसको बोल रही हो कातिल वो है? यार हद होती है। मिशायम ने जबड़े भींचे और संजीदगी से बोली, मुझे नहीं पता आपको क्या बोला गया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम जो भी बात हुई वो एक बात था। उस पर मैं नहीं चाहती दोबारा बात हो। वो बोलकर बेड पर जाने लगी। वजदान ने इसी वक्त उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो उसके सीने से लगती, लेकिन बर वक्त उसने अपना हाथ उसके सीने पर हाई किए। वजदान का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। तुम्हें इल्म है तुम क्या बोल रही हैं मिशायम बेग? भाई है वो मेरा। कितने दर्द में है वो, तुम्हारी उस बकवास बात की वजह से। तो मैं क्या करूं? उसका लहजा बिल्कुल सपाट था। यार कैसी हो तुम? एहसास है तुम्हें? रो रहा है वो और एक ही बात बोल रहा है। वो कातिल नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं है यार तुम क्या बोल चुकी हो? मैंने ये भी कहा था मिस्टर वजदान। वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं अब भी यही बोल रही हूँ। वो भी उसकी आंखों में देखकर बोली। आप खुद बताएं। मुस्तफा ने आखिर में थप्पड़ उसको ही मारा था। हो सकता है वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भी कत्ल कर सकता है। तुम क्या पागल हो? कौन अपनी बेइज्जती के बदले में कत्ल कर देगा? अच्छा, तो आप बोल रहे हैं ये बात कि कौन बेइज्जती के बदले कत्ल कर देगा? हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो मजीद तैश से बोला। यही बात मिस्टर वजदान शाह। मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। कौन सिर्फ एक बेइज्जती पर कत्ल कर देगा? इतना सेंस नहीं है आप लोगों में। वो भी उसकी आंखों में देख ढारने वाले अंदाज में बोली। वजदान ने यकदम उसका बाजू छोड़ा। मैंने कहा था आपसे, आशिर बेग भी सिर्फ एक बेइज्जती का बदला लेने के लिए कभी कत्ल नहीं कर सकते हैं। और रही बात मुस्तजाब की, तो हाँ हम शक कर सकते हैं उस पर। वजदान बिल्कुल सख्त हो गया था उसकी बात से। कहीं कहीं उसको जहां लग रहा था अभी भी कि आशिर कातिल हो सकता है, यकदम खत्म हो गया था।
तुम्हें क्यों लगता है मुस्तजाब का अब लहजा कदरे धीमा था। नहीं, मुझे कंफर्म अभी भी नहीं लगता है कि मुस्तजाब कातिल है, क्योंकि आखिरी झगड़ा उसकी नोरा से भी हुई थी और आर्यान से भी। लेकिन आर्यान अभी अस्पताल में है, वो आ जाए आखिर, फिर वही बचता है। लेकिन मिशायम, वो बातचीत नहीं कर रहा है, नहीं कुछ बोल रहा है, वो बिल्कुल खामोश है। डॉक्टर बोल रहे हैं सदमे की वजह से ऐसा हुआ है उसको। एक बार आने तो दो, सारा मुंह में खुद खुलवा दूंगी। मैं फिर भी वही बोलूंगा, तुमको मुस्तजाब को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। वो रो रहा है यार। मुस्तजाब बहुत प्यार करता था मुस्तफा से। कहाँ है वो? मिशायम का दिल एकदम भारी सा हो गया था। नीचे लॉन में है और न ही वो किसी से कुछ बोल रहा है न बात कर रहा है। मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, आप ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ। वो बोलकर जाने लगी, लेकिन वजदान की अगली बात से रुकी और अपनी हंसी का गला घोंटते हुए मुड़ी। तीसरा लड़का कौन था वैसे? वो कौन तीसरा लड़का? हमजा? नहीं, वो ब्लैक शर्ट वाला। दांत पीस कर बोला, अच्छा वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, एसपी उमर सिद्दीकी। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उससे, बहुत से केसेस में मेरा साथ दिया है उसने। अच्छा, जाओ मुस्तजाब के पास। वजदान का चेहरा लाल हो रहा था। वो बात बदलते हुए बोला, मिस्टर वजदान शाह। वो जाते जाते फिर रुकी। एक बात याद रखना, इस केस के सॉल्व होते ही हम अलग हो जाएंगे। इस बात से मैं आपको पलटने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो रुकी नहीं थी, नीचे लॉन की जानिब बढ़ गई थी, पीछे उसको अजीब कैफियत में छोड़कर। बुराक काफी देर से हफ्सा को गुस्से से घूर रहा था, जो सिर्फ रोने में मसरूफ थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वो उसको उठाकर कमरे से बाहर फेंक दे। पहले अलग मुस्तजाब की परेशानी थी और अब ये। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, सिवाय गुस्से के कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी भी वो किसी काम से आया था, लेकिन उसको रोता देख 36 बार पूछ चुका था आखिर बात क्या है। लेकिन वो हनूस खामोशी से सिर्फ रोए जा रही थी। एक बार फिर खुद को कंपोज किया और अपने गुस्से को काबू करके बोला, हफ्सा, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्यों रो रही हो इस कदर? मुझे बाहर जाना है यार, मुस्तजाब की हालत ठीक नहीं है, प्लीज एक दफा तो बता दो, मैं रिलैक्स होकर उसके पास चला जाऊं। तो जाओ, तुम यहाँ से क्यों आ रहे हो मेरे पास? वो रोते हुए बोली, किसी को मेरे से प्यार ही नहीं है, मैं किसी की कुछ लगती ही नहीं हूँ, तुम सब लोग चूमो हो। हफ्सा, ये नहीं बोला करो चूमो वगैरह। वो चिढ़कर बोला, हाँ हाँ, क्यों न बोलूं, मेरी मर्जी, मेरा मुंह, बोलूंगी, बल्कि बार बार बोलूंगी। आए बड़े चूमो कहीं के। बुराक को एक गुस्सा आ रहा था और एक जा रहा था, लेकिन वो उसको ऐसी हालत में छोड़कर बाहर जा ही नहीं पा रहा था। आंखें बंद करके गुस्सा पीने की कोशिश की और उठकर उसके कदमों के करीब बैठा और उसके हाथ थामे। उसने हाथ नहीं छुड़ाए थे, इसलिए बुराक ने भी अपनी पकड़ हल्की रखी थी। प्लीज एक दफा बताओ क्या बात है यार, क्यों इतना रो रही हो? वो नरमी से बोला। हफ्सा ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसके चेहरे को देखा और टूटे भिकरे लहजे में बोली, मिशायम आपा नहीं मान रही हैं। वो क्यों है मुझसे इतनी खफा? उन्होंने मेरी जगह, अपनी हफ्सा की जगह किसी और लड़की को दे दी। उन्होंने मेरी जगह किसी और को रख लिया। वो तो मेरी आपा है ना, वो मेरी जगह किसी को कैसे दे सकती हैं? आवाज काफी भारी हो रही थी रोने के बायस। उसकी बात सुनकर बुराक ने एक ठंडी आह भरी और खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी आपा से बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम रो मत, वो मान जाएगी, तुम बात करोगे। वो निहायत नम लहजे में एक आस से बोली, हाँ, मैं बाहर ही जा रहा हूँ मुस्तजाब के पास, फिर उनसे बात करके ही वापस आऊंगा। क्या मान जाएगी? परेशान मत हो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा उनको मनाने की। और जब तक तुम फ्रेश हो जाओ और मैं जब आऊं तो मुझे सोती मिलो। आय बेसमझ। उसने अच्छे बच्चों की तरह सर इस बात में हिलाया और वो उसको राम करके नीचे की जानिब बढ़ा। मिशायम नीचे लॉन में आई तो उसको सामने ही बेंच पर मुस्तजाब सर झुकाए बैठे मिला, कंधे भी झुके हुए थे।
उसने एक गहरी सांस ली और उसके बराबर में खामोशी से बैठी। मुस्तजाब ने महसूस तो कर लिया था कोई उसके साथ बैठा है, लेकिन सर उठाकर देखने की जहमत नहीं की थी। तो तुम नाराज हो मुझसे? मिशायम अपनी संजीदा आवाज में ही बोली। उसकी आवाज सुनकर उसने झटके से सर उठाया। वो वाकई रो रहा था। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मिशायम को दिल को कुछ हुआ था। इस बार वो बहुत गलत बोल गई है, जिसकी वजह से वो नादिम भी थी और साथ में पशीमान भी थी। उसने उसको अपने साथ बैठे देखा तो जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लहजे को मजबूत बनाते हुए बोला, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ अकेले अंधेरी रात में क्यों बैठे हो? तारे गिनने? नहीं, बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुमको जवाब देना पड़ेगा, वो भी अभी और इसी वक्त। अजीब जबरदस्ती है। मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, वो अटल लहजे में बोला। चलो, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ। बुराक मुस्तजाब के पास ही आ रहा था। उसकी बात सुनकर पीछे ही रुक गया, और वजदान भी उनके पीछे ही आया था। बुराक को ठहरे देखा तो वो भी उसके पास आकर रुक गया। एक बादशाह था। वो रोज देखता था कि उसके सारे काम करने वाले बहुत खुश और सुकून से रहते हैं, लेकिन वो सुकून और खुशी बादशाह के पास मौजूद ही नहीं थी। वो परेशान हुआ और उसने ये बात अपने वजीर से बोली तो वजीर ने बादशाह से कुछ सोचते हुए कहा, बादशाह सलामत, आप एक काम करें, उनमें से किसी एक मुलाजिम के घर के पास एक जार में 99 अशरफियां डालकर रख दें, लेकिन उस जार पर साथ में ये लिख दे कि इसमें 100 अशरफियां मौजूद हैं। तो बादशाह ने पूछा, इससे क्या होगा? वाकई तज्जुब की बात है, इससे क्या होगा? लेकिन बादशाह ने वजीर की बात पर अमल किया और एक जार में 99 अशरफियां डालकर एक घर के सामने रख दी। लेकिन उस पर क्या लिखा? इसमें आपके लिए 100 अशरफियां हैं। फिर उस घर के मालिक ने वो जार उठाया और घर में गया। घर वालों ने उसमें अशरफियां काउंट की, लेकिन उसमें क्या, एक अशरफी कम थी। वो सब परेशान हो गए और उन्होंने सोचा एक अशरफी बाहर गिर गई होगी, तो इस सब घर वाला एक अशरफी की खोज में निकल गए। सारी रात उस ख्वारी में गुजर गई क्योंकि उनको अशरफी नहीं मिली थी। घर के सरबराह ने घर वालों के साथ खूब झगड़ा किया क्योंकि वो सब भी वो एक अशरफी ढूंढने में कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि सारे नाकाम लौटे थे। इस वाकये से कुछ समझ आए तुम्हें? मुस्तजाब ने नफी में सर हिलाया। उसको आसान करके समझाती हूँ। इसी तरह से इंसान भी ऐसे ही करता है। अल्लाह ताला की 99 नेमतों को छोड़कर उस एक नेमत के पीछे सारी जिंदगी गुजार देते हैं, और वो एक नेमत भी अल्लाह की किसी एक हिकमत की वजह से नहीं देता है, और कभी कभी देकर वापस ले लेता है। और तुमको पता है ये बात मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ? मुस्तजाब उसकी बात सुनकर सवालिया निगाहों से उसको देखने लगा। क्योंकि तुम भी अल्लाह की 99 नेमतों को छोड़कर एक ऐसी नेमत के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें अब नहीं मिलेगी। मुस्तजाब अभी भी उलझा हुआ था। और पता है वो कौन सी नेमत है? वो है मुस्तफ़ा। मुस्तजाब का दिल रुका था, सांसें मध्यम हुई थी। वो अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। यहाँ दिल की रफ्तार बहुत तेज हुई थी। तुम उसके पीछे सब भूल रहे हो। उसके हलक में एक गिल्टी सी उभरी। मुस्तजाब, हर इंसान पर ये दिन आता है और उसका प्यारा उसको छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसका मतलब दोस्त ये नहीं होता। तुम अपने अल्लाह से मुंह मोड़ लो, अपने बहन भाई, अपनी माँ बाप, दादा दादी, सबको तकलीफ दो। अभी वजदान की हालत तुम अंदर देखते क्या हो रही थी। मेरा भाई रो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तजाब, अगर अल्लाह ने तुमसे वो लिया है जिसको तुम खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीन रखो तुम्हें वो कुछ ऐसा भी देगा जैसे तुमने पाने का तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे भाई, तुम खुद को तकलीफ देना बंद करो। मैं जानती हूँ मुस्तजाब, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बेटा मैं मजबूर हूँ। वो निहायत नर्म लहजे में बोल रही थी। कैसी मजबूरी? किसी को दुख देना ये मजबूरी है? आपको पता है न, दुख देना भी गुनाह है। वो नम लहजे में बोला, मैं अपने गुनाह की तलाफी चाहती हूँ।
मैं अपने निकले हर लफ्ज की माफी चाहती हूँ। मेरा मानना है, अगर आपको लगे आपने गलती की है तो दूसरे ही पल माफी मांग लो। इसलिए मैं भी तुमसे माफी मांग रही हूँ। और बड़ा वो नहीं होता जो माफी मांगता है, बड़ा वो होता है जो माफ कर देता है। वो काफी हद तक नॉर्मल हो गया था, लेकिन ये बात जो उसके दिल में बार बार छुप रही थी, वो बोल ही गया था, आई एम सॉरी। लेकिन मुस्तजाब, मैं मुस्तफ़ा की वकील हूँ। चंदा वकील ऐसे ही सवाल पूछते हैं और ऐसे ही इल्जाम भी लगाए जाते हैं। मैंने सिर्फ एक खदशे के तहत कहा था। मैंने तुम्हें कातिल डिक्लेयर नहीं किया था। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं बोलना क्या चाहती हूँ। मुस्तजाब ने खामोशी से उसके चेहरे को देखा। आपको पता है, आप बिल्कुल मुस्तफ़ा लाला की तरह हो, निहायत रहम दिल की मालिक, हर इंसान और रिश्ते और उसके जज्बात को समझने वाली। वो भी आपकी ही तरह थे, ऐसे ही मुझे समझाते थे। वो बिल्कुल एक ट्रांस की कैफियत में बोल रहा था। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, उसकी बातें सुनकर उसको बहुत राहत और सुकून मिला था, इसलिए वो बोल गया। हम बोलो। उसने निगाहें आसमान की जानिब मरकूज की। मैं मुस्तफ़ा लाला से बहुत प्यार करता हूँ। कभी उनकी जिंदगी में ये बात मैंने बोली नहीं। पता है, वो बिल्कुल मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, जैसे मैं कोई 5 या 10 साल का बच्चा हूँ। कभी बड़ा ही नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। लेकिन जब वो गए हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा साया छीन गया मुझसे। मैं बिल्कुल टूट गया हूँ, बिल्कुल बिखर सा गया हूँ। इतना प्यार करते थे मुझसे और आपको पता है, आज वो नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुस्तजाब बिल्कुल अकेला हो गया है। वजदान और बुराक दोनों को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो वाकई छोटा था और उन दोनों ने ही उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ सहर मेरी जिंदगी में वापस आ जाएं। आपको पता है, मैंने उसके पांव पकड़कर माफी मांगी है, लेकिन वो माफ नहीं कर रही है। बस वो अब मेरी जिंदगी से जाना चाहती है। मिशायम उसकी जानिब देख रही थी और वो आसमान की जानिब। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। उसने निगाहें मिशायम पर की। और मैं कातिल नहीं हूँ, वो मुझे अपना बेटा बोलते थे। कोई बेटा अपने बाप को कत्ल नहीं कर सकता है। मैं लाला के लिए मर सकता हूँ लेकिन उनको मार नहीं सकता। इस बात पर आंख से आंसू निकलकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ। उसकी बात सुनकर मिशायम ने एक गहरी सांस ली और एक जज्ब से बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती की तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा न करें। वो फौरन बोला, आपसे एक बात बोलूं। वो थोड़ा झिझक कर बोला, हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात। लाला कल ऑफिस में बोल रहे थे, आपके पास एक ऐसी कन्विंसिंग पावर है जिससे आप सामने वाले को फौरन कायल कर लेती हैं। क्या आप मेरे लिए सहर को मनाने में मदद कर सकती हैं? प्लीज। मिशाइम 5 सेकंड तक उसको बहुत गौर से देखती रही और फिर मुस्कुराते लहजे में बोली, मंजूर है। लेकिन सब ठीक होने के बाद मुझे एक मजे वाली ट्रीट चाहिए। लेकिन उस ट्रीट में मेरी गुड़िया और मेरा लाडला भी शामिल होंगे। मतलब हमजा और हफ्सा दोनों शामिल होंगे। फिर बात बनेगी। ब्रो। उसके लब भी मुस्कुराहट में ढले। डन। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी। पीछे उसकी बात सुनकर वो दोनों भी मुस्कुराए थे। वो दोनों एक साथ खड़े हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको क्या बोलकर मुखातब करूं। तुम मुझे हफ्सा की तरह आपा बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी मुझसे छोटे हो। नहीं, मैं 26 साल का हूँ। वो फौरन उसकी नफी करता हुआ बोला, डियर, मैं 28 की हूँ। वो अब मुस्कुरा रही थी। ओ सॉरी, आप देखने में काफी छोटी लगती हैं। लेकिन हूँ नहीं। चलो अंदर चलते हैं, रात काफी हो रही है। वो दोनों पलटे तो सामने ही बुराक और वजदान खड़े थे। वजदान ने अपनी बाहें फैलाई तो मुस्तजाब भागकर उसके गले लगा। वो लोग बेग हवेली पहुंचे तो उनको देखकर सबको बहुत हैरत हुई थी। किसी के वहम में भी नहीं था कि वो लोग मिशायम को केसरी ओपन करने देंगे। आशिर बेग बस अपने कमरे का ही होकर रह गया था। वो किसी से मिलता तक नहीं था।
लेकिन हमजा की आमद पर वो कमरे से बाहर आया था और जब ये बात उसके कान में पड़ी तो दिल का एक बोझ हल्का हुआ था। उसकी बहन किसी जुल्म की भेंट नहीं चढ़ी थी। दिमाग के एक कोने में ये तो था, वो मुशायम है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन कहीं न कहीं ये भी डर था, वो बनी हुई है, इतनी आसानी से उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हमजा, हमना और उमैर की बातों से समझो उसको इज्जत की जिंदगी जीने की एक नई नवीद मिली थी। सबने मिलकर खाना खाया। हमना की हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी इतनी खूबसूरत खूबसूरत हवेलियां देखकर। वो अभी भी इकबाल साहब के साथ उनके लाउंज में बैठी गप्पे मार रही थी। हमजा काफी देर से उसको बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। वो बहुत अलग सी थी, कभी झूठी तो कभी बहुत मिलनसार, लेकिन उसमें एक अजीब सी कशिश थी जो उसको कभी किसी लड़की में महसूस नहीं हुई। वो काफी देर से उसको देख रहा था और ये चीज घर के काफी लोगों ने नोट की थी और सबसे ज्यादा उमर ने जो हमजा के सामने ही बैठा था। अंकल जी, आपको पता है मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मा होती हैं और अभी यहाँ आने की वजह से उनको खाला के घर छोड़ कर आई हूँ। पता है वो इतना परेशान हो रही थी लेकिन मिशायम मेम से बात करने के बाद उन्होंने इजाजत दी वरना वो मुझे कहाँ ऐसे कभी नहीं आने देती। वैसे मैं कभी किसी के घर ऐसे नहीं रुकी। वो तो बस मिशायम मेम की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ इसलिए मैं आप लोगों की इतनी बड़ी हवेली में रुक गई वरना मेरी मम्मा मुझे कहीं नहीं ठहरने देती और ऐसे कुंवारी लड़कियों पर सूट भी नहीं करता है न अंकल जी। वो ये बात कम से कम 10 बार तो बोल ही चुकी थी। इकबाल साहब उसकी घबराहट खूब समझ रहे थे लेकिन वो उसकी बातों से हनोज मुस्करा रहे थे। वैसे अंकल जी, आप बस इतने से लोग इतनी बड़ी हवेली में कैसे रहते हैं? मेरा घर तो इतना सा है और आपको पता है उसमें भी अगर मम्मा मुझे न देखे 10 मिनट, वो परेशान हो जाती हैं। और यहाँ तो बंदा अगर खो गया तो वो तो दोबारा मिलेगा ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर हवेली में मौजूद सारे लोगों ने जोरदार ठहाका लगाया। इतने दिनों बाद आज हवेली के दर व दीवार ने यहाँ के मकीनों की हंसी सुनी थी। इकबाल साहब ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, आप ये बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है? अंकल जी, बस मैं हूँ और मेरी मम्मा है और बाबा की बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तब डेथ हो गई थी और मेरी मम्मा ने मुझे खुद पाला है। आपको पता है वो खुद जॉब करती थी और मैं अपनी खाला के पास रहती थी और आपको पता है मैं उनको जरा तंग नहीं करती थी। इतनी समझदार थी मैं। वो चाहत कर उनको अपने बारे में बताने लगी। लेकिन अंकल जी, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम बच्चे? मम्मा को खाला के पास छोड़ आए हूँ ना। उसकी टेंशन है। बस मुझे। वो चेहरे पर परेशानी लाते हुए बोली। तो बेटा जी, ये तो अच्छा है कि आपकी मम्मा कुछ वक्त अपनी बहन के साथ गुजार लेगी। नहीं ना अंकल जी, यही तो परेशानी है। वो उनकी बात की नफी करते हुए बोली। क्या मतलब? वो मेरी खाला सिर्फ मुंह बोली हैं। मतलब वो हमारे पड़ोसी हैं। है तो बहुत अच्छी लेकिन अंकल, फिक्र रहती है। आखिर को अम्मी है मेरी। एक सेकंड, हमजा उस सारी बातों में पहली बार बोला था। उसकी आवाज पर घर के सब अफराद ने उसको सवालिया देखा। तुमने अभी कहा कि मम्मा घर पर है अकेली है और अब तुम बोल रही हो अम्मी है। ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वैसे मुझे। उफ अंकल जी, इनमें तो अकी की बहुत कमी है। वैसे हमजा सर, आप मुझे मिशायम मेम के भाई कहीं से नहीं लगते। मतलब अंकल जी, वो इतनी प्यारी, समझदार, क्यूट और ये। उसने सुरा सा मुंह बनाया। घर के सारे अफराद ने अपनी हंसी छुपाई। हमजा ने सबको मुस्कुराते देखा तो लाल पीला हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा छोटी मिर्च? देखा देखा मेम, मिशायम कभी ऐसे अजीब अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है क्या अंकल जी? अगर कभी ऐसा होता है, एक भाई अलग, एक बहन अलग, तो यकीनन, वो दूसरा वाला अस्पताल में बदल जाता है यकीनन। ये भी किसी न किसी से बदल गए होंगे। बोलकर खुद ही अपनी बात पर खकलाए। हमजा का खून मजीद खौला। एक बात सुनो, तुमको पता है तुम बिल्कुल किसकी तरह हंस रही हो? वो मानी खेज मुस्कुराहट से बोला। हाँ मुझे पता है। हमजा आगे कुछ बोलता लेकिन वो चाहकर कर दोबारा बोली। मैं बिल्कुल मायरा खान की तरह हंस रही हूँ। आई नो, हमना तो है ही इतनी प्यारी। वो अपने बाल झटकते हुए एक अदा से बोली।
अभी हमजा जवाबी फायर करता। इससे पहले उमेर हाथ खड़े करके खड़ा हुआ। गाइस गाइस कल पर छोड़ दो इस लड़ाई को, क्योंकि आज के लिए इतना काफी है। वैसे भी कल बहुत ख्वारी होनी है, इसलिए आज आराम कर लेते हैं। मुझे भी बड़ी टाइट नींद आ रही है। प्लीज मुझे कोई कमरा दिखा दे। सफर की थकन काफी हो गई है। उसके चेहरे से थकन के आसार वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। हमजा खड़ा हुआ। भाई, आप मेरे रूम में चलें और इसको भी भाभी कोई स्टोरम वगैरह दिखा दे। सो जाएगी। ऑन हाय, बड़ी 4 फुट की मायरा खान। वो तंज करके रुका नहीं था, सीधा कमरे की जानिब गया था। पीछे हमना ने सुरा सा मुंह बनाया। वो मुस्तजाब को समझाकर अपने कमरे की जानिब जा रही थी, लेकिन बुराक की पुकार पर रुकी। मिशायम, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी पुश्त उन तीनों भाइयों की ही जानिब थी। वजदान और मुस्तजाब भी बुराक की पुकार पर रुके थे। वो मुड़ी। हम, कहो। उसका लहजा सपाट था। बुराक थोड़ा घबराया था, लेकिन आज उसने सोच लिया था वो बात करके ही दम लेगा। इसलिए खुद को कंपोज किया और हिम्मत करके बोला, आप कब तक हफ्सा से नाराज रहेंगी? तुमको मतलब उससे? वो अकड़े लहजे में बोली। देखिए मिशायम, मैं जानता हूँ आपके और हफ्सा के दरमियान क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? वो भी सवालिया सीने पर हाथ बांध कर बोली। उसने एक नजर वजदान को देखा। वो भी उन दोनों को संजीदा निगाहों से ही देख रहा था। और मुस्तजाब भी। यही कि आप उससे नाराज हैं। वो आगे कुछ बोलता, मिशायम ने हाथ खड़ा करके उसको आगे बोलने से रोका। बात सुनो मेरी, ये मेरा और उसका काफी पर्सनल मैटर है। तो मैं तुमसे यही बोलूंगी, तुम इस मैटर से दूर रहो। वो हतमन बोलकर जाने लगी, लेकिन फिर उसकी बात से उसके पांव थमे। आपको पता है हफ्सा की क्या कंडीशन हो रही है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो अपना लहजा हर एहसास से आरी बनाते हुए बोली। बुराक के माथे पर बल पड़े और अपना गुस्सा जब्त करके बोला, लेकिन मिशायम बेग, मुझे पड़ता है। बीवी है वो मेरी। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा आपकी वजह से वो दर्द में रहे। आपको अंदाजा भी है कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। कुछ खा पी नहीं रही है, बात नहीं कर रही है, सिर्फ रोए जा रही है। बुखार भी चढ़ गया है उसको। मिशायम के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो अपने इमोशंस बहुत अच्छे से छुपा लेती थी। तो मैं क्या करूं? उसने अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा। बुराक ने बेबसी से उसको देखा और जब्त करते हुए बोला, प्लीज मिशायम, इतनी जालिम न बने। आप बोलती हैं ना, बहन है वो, आपकी गुड़िया है, तो आप अपनी बहन के साथ ऐसा करेगी? निहायत अफसोस की बात है ये। फिर आपने कभी उसको बहन माना ही नहीं। आपके लिए सिर्फ आपका भाई हमजा है, उसके अलावा कोई नहीं। मिशायम ने जब्त से जबड़े भींचे और उसके मुंह मुकाबिल आए और उसकी जलती आंखों में देखा और मजबूत लहजे में बोली, तकलीफ हो रही है आपको अपने प्यारे को तकलीफ में देखकर? आपको तो खून का रिश्ता भी नहीं है ना, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। बुराक शाह, इसी तरीके से मुझे भी हुई थी जब उसने सारी महफिल में मुझे 2 मिनट में पराया किया था। अपना दुख उसने अपनी आपा से छुपाया था और मैं सिर्फ उसका चेहरा ही देख सकी थी। तो जानते हैं मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। अब मैं भी चाहती हूँ वही दर्द, वही तकलीफ वो भी महसूस करे जितनी मैंने महसूस की है। और तुमसे मैं इतना ही कहूंगी, ये मेरा और उसका पर्सनल है मैटर। तुम उससे दूर रहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो बोल कर जाने लगी। बुराक ने उसकी पुश्त को घूरा और निहायत गुस्से से बोला, उसके सारे मैटर अब मेरे भी मैटर हैं। अब मुझमें और उसमें कोई पर्सनल नहीं है। बीवी है वो मेरी, यानी मेरी हमराज, मेरा लिबास। तो मुझमें और उसमें क्या पर्सनल होगा? उसकी बात सुनकर मिशायम के होंठ मुस्कुराहट में ढले और आंखों में शोखी भी आई। वो एक बार फिर पलटी, लेकिन चेहरे पर मजे वाली मुस्कुराहट थी। बुराक, मुस्तजाब, वजदान तीनों ने उसकी मुस्कुराहट को हैरत से देखा। यानी बुराक शाह, तुमको भी मोहब्बत का कीड़ा काट गया? और कहा खा लगा कर हंसी। यार सीरियसली, मैं समझी थी तुमसे हफ्सा कहीं उलझी होगी और तुमने उस चीज का बदला लिया है। लेकिन भाई यहाँ तो सीन ही उल्टा है। वो एक बार फिर कहा खा लगा कर हंसी। वजदान ने नफी में सर हिलाया।
वो लड़की वाकई पल में तोला। पल में माशा थी। वो मिशायम थी जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। वो बहुत अलग थी। वो हर वक्त संजीदा लेकिन खुश रहने वाली लड़की थी। बुराक ने उसके मूड को ठीक होते देखा तो एक बार फिर मिन्नत भरे लहजे में बोला, प्लीज मिशायम प्लीज, मान जाए। मैं नहीं देख पा रहा उसको रोते बिलखते। उसकी हंसी थमी और उसने उसके परेशान चेहरे को देखा और मुस्कुराते लहजे में ही बोली, कुछ वक्त दे दो मुझे, मैं ठीक कर दूंगी उसको। लेकिन मैं चाहती हूँ अभी हम ऐसे ही रहे कुछ दिन, एक दूसरे से दूर। लेकिन क्यों? बहुत जल्द समझ आएगा। अभी वक्त काफी हो गया है। सो जाते हैं। तुम भी अपने रूम में जाओ। और मुस्तजाब, तुम भी परेशान मत होना। मैं साथ हूँ तुम्हारा। फिर वो रुकी नहीं थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। सहर शाह, मासूम और एक प्यारी सी लड़की जिसको अपने मुस्तफ़ा लाला से बेइंतहा का प्यार है और रहेगा हमेशा। क्या हुआ जो मुस्तफ़ा इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो सहर के दिल में तो जिंदा है ना। मिशायम की आवाज पर सहर ने झटके से सर पीछे घुमा कर देखा जो किचन के मेन एंट्रेंस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी हुई थी। आप आए ना, वो फौरन मुस्कुरा कर बोली। क्या कर रही हो? वो चेयर खींचकर बैठते हुए बोली। मैं अपना सबसे पसंदीदा काम, यानी कुकिंग, वो चाहत कर बोली। और कुकिंग में क्या बन रहा है? कुछ नहीं, मेरी और मुस्तफ़ा लाला की सबसे फेवरेट चीज। मैं बताती हूँ। मिशायम फौरन चाहत कर बोली। बिरयानी। आई एम राइट, 100%। मिशायम दिल खोलकर मुस्कुराई। वैसे इस बिरयानी का क्या करोगी? ये बनाकर किसी मुलाजिम के हाथ छोटे बच्चों के मदरसे भेजूंगी। वो चमचा चलाते हुए बोली। अच्छा जी, वेरी गुड। अभी वो चमचा चलाकर हटी ही थी कि लाउंज में से अपनी माँ की आवाज पर पूरी कांप सी गई। लेकिन खुद को जल्द ही कंपोज किया क्योंकि सामने ही मिशायम बैठी हुई थी। मिशायम बाखूबी उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। वो दूसरी आवाज पर जल्दी से किचन से बाहर निकली। मिशायम भी फौरन खड़ी होकर उसके पीछे ही निकली थी। कहाँ थी तुम? नगीना बेगम झाड़ने वाले अंदाज में बोली। वो लोग हवेली के सेंटर में खड़े हुए थे। उनके साथ नूरे भी थी। मिशायम ने नूरे को साथ देखा तो सारी सियासत फौरन समझ आ गई। माँ, मैं कच किचन में थी। वो कपकपाते लहजे में बोली। क्या कर रही थी वहां पर? उनकी आंखें माथे पर थीं। उनका बस नहीं चल रहा था उसका गला दबाकर मार दें। माँ, मैं मुस्तफ़ा लाला के लिए बिरयानी बना रही थी। मदरसे भेजने के लिए। कल क्या कर रही थी तुम जब नूरे ने तुमसे नाश्ते का बोला था? सहर की गिल्टी उभर कर मामदूम हुई। मैं नाश्ता बना रही थी अम्मा, नूरे, वो अपनी गुस्सा वाले अंदाज में बोली। जी ममानी जान, शहद की तरह मीठा लहजा। मिशायम ने घूर कर उस चुड़ैल को देखा। उसने तुम तक नाश्ता पहुंचाया था। उनका लहजा बिल्कुल सपाट था जो सहर की रूह कब्ज करने के लिए काफी था। नहीं ममानी जान, मैंने उसको इतना कहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता दे दो, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। बल्कि कल की आई उस वनी लड़की के लिए मुझे इग्नोर करके नाश्ता उसके लिए तैयार किया। जैसे जैसे नूरे बोल रही थी, सहर के पांव हाथ, यहाँ तक कि दिल भी कांप रहा था। और नगीना बेगम का जहाँ चेहरा सपाट था, वहाँ गुस्से के तासुरात जगमगाने लगे थे। और आप जानती हैं, उस 2 टके की लड़की के लिए ये मुझे बातें सुना रही थी। मिशायम ने जब्त से जबड़े भींचे। नगीना बेगम ने निगाहें घुमाकर सहर की जानिब की और उनका हाथ उठा। सहर ने खौफ और हरास से आंखें बंद की, लेकिन जब चेहरे पर थप्पड़ की जलन महसूस नहीं हुई, डरते डरते आंखें खोली। सामने ही मुस्तजाब नगीना बेगम का हाथ थामे खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। गुस्से की वजह से माथे की वाज़ेह रगें दिखाई दे रही थी। वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ मुकम्मल तैयार ऑफिस जाने के लिए रेडी था। सहर ने निगाहें टेढ़ी करके उसका मुकम्मल जायजा लिया। दिल बेख्तियार धड़क रहा था उसको इतना पास देखकर। उन्होंने झटके से हाथ छुड़ाया। ये क्या हरकत है मुस्तजाब? वो दबल दबह से चिल्लाई। यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो बताएं क्या जवाब होगा? कैसा सवाल? वो दो बदो बोली।
आप किस लिए सर आम सहर पर हाथ उठा रही हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने सारे मुलाजिम खड़े हैं? क्या शहर की कोई इज्जत नहीं है जो आप सबके सामने उस पर हाथ उठा रही हैं? तुमको पता है भी उसने क्या किया है? वो केंतोज निगाहों से शहर को देखते हुए बोली। कुछ भी किया हो बड़ी अम्मी, बेटी है आपकी, आपकी कोख में पली है, आपका खून है, आप कर भी कैसे सकती है उसके साथ ऐसा? छोटी बच्ची है, क्या ये जो आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं? 23 साल की है ये, बच्ची नहीं है जो आपकी बेइज्जती महसूस नहीं करेगी। उनकी बात सुनकर वो फौरन अपने हक में बोली, उसने मेरी नूरे को नाश्ता देने से इनकार किया था, मैं उसका खून पी जाऊंगी। वो एकदम उसको मारने के लिए लपकी तो मुस्तजाब ने उसकी कलाई थामे अपने बिल्कुल पीछे किया। सहर का दिल करची करची हुआ था अपनी माँ को किसी और की बेटी का हाथ थामे देख। मिशायम अच्छे से समझ रही थी इस टाइम वो क्या फील कर रही होगी। आइंदा के बाद उसको हाथ नहीं लगाएंगे आप। मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कोई मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर छुए। सहर ने रोते हुए मुस्तजाब के चेहरे को देखा जहां गुस्से के अलावा कोई दूसरा जज्बा नहीं था। माँ हूँ मैं उसकी, मेरा जो दिल में आएगा मैं करूंगी, किसी को इतना हक नहीं दूंगी कि हम माँ बेटी के मामले में बीच में आए। बहुत जल्दी याद नहीं आ गया आपको? ये आपकी बेटी है, कल तक तो आप उसको धत्कार रही थी, निकाल रही थी, तब कहाँ थी वो माँ? अब क्या करने आ रही हैं आप उसके पास? जस्ट लीव हर बिकॉज शी इज माइन। और जो चीज मुस्तजाब की होती है उस पर मैं किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और ये तो बीवी है मेरी। वो हक से बोला, मेरी बीवी से आप दूर रहना, यही आपके लिए और तुम्हारे लिए नूरे बहुत अच्छा होगा। याद रखना आप, ये सहर मुकर्ब शाह नहीं है, ये सहर मुस्तजाब शाह, यानी मेरी बीवी। और मैं यहाँ मौजूद किसी को हक नहीं दूंगा कि कोई मेरी सहर पर हाथ उठाए। वो सबकी जानिब देखते हुए बोला और नजर घुमाकर सहर की जानिब देखा जो रोने में मसरूफ थी। तुम अपने कमरे में जाओ, कोई जरूरत नहीं है किसी की गुलामी करने की। जिसको नाश्ता चाहिए वो खुद ले लिया करेंगे। अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं ना, उनको इस्तेमाल भी कर लेंगे लोग। और तुम अपने कमरे में जाओ। उसकी बात से सहर रोते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। वो उसकी पुश्त को जब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके ओझल होते ही वो भी ऑफिस के लिए बाहर बढ़ा और पीछे नगीना बेगम ने जब्त से मुठ्ठियां भींची। हाँ मैं निकल रही हूँ, तुम लोग डायरेक्ट वहां पहुंचो। नहीं, यहाँ से मेरा साथ कोई नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ का ड्राइवर होगा और कोई नहीं। वो जो जल्दी जल्दी कमरे में फोन पर बात करते हुए निकल रही थी, वो फोन की ही तरफ मुतवज्जे थी कि दरवाजा खोलती। इससे पहले वजदान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और एक जबरदस्त किस्म का तसादुम हुआ। मिशायम की नाक वजदान के कसरती जिस्म से टकराई थी। वो पूरी हिलकर रह गई थी। नाक पर बड़ी गंदी चोट आई थी। वो अपनी नाक पकड़कर नीचे बैठ गई। दिन में तारे कैसे आंखों के सामने नाचते हैं, इस टाइम कोई मिशायम बेग से पूछता। वो जिस अंदाज में कराही थी, वजदान के लिए हंसी कंट्रोल करना निहायत मुश्किल हो रहा था। वजदान ने होंठ का कोना दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल की। वो पूरी लाल हो गई थी जब्त के चक्कर में। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब दो जानू बैठा और शरारत से बोला, ज्यादा जोर से लग गई है क्या बेबी, ये पापा की परी को। वो उसको सीधा सीधा छेड़ रहा था। मिशायम ने खूनख्वार निगाहों से उसको घूरा। आई स्वेयर, मैं आपका खून पी जाऊंगी। फजूल गोई से मेरे सामने परहेज किया करें। इंसान हो या दीवार, इतनी जोर से लग गई मेरे अल्लाह। पूछे आपसे मिस्टर वजदान, अगर देहान फोन पर हो और आप बेलगाम गधे की तरह बगैर इधर उधर देखे चले जा रहे हों तो डालेंगे। ऐसा ही होता है, वो मजे लेते हुए बोला। किस खुशी में आप मुझे डार्लिंग बोल रहे हो? वो अपनी नाक छोड़कर उससे दांत पीस कर बोली। वैसे मैंने बेलगाम गधा भी कहा था लेकिन वो आपको बुरा नहीं लगा। बड़ी तज्जुब की बात है। अरे हाँ, वो तो आप हैं तो फिर क्या बुरा लगना। वो आग लगाकर खड़ा हुआ। आप तमीज से बात किया करें मुझसे, कोई दोस्त नहीं है आप मेरे।
वजदान एकदम पलटा और उसके बेहद नजदीक हुआ। मिशायम घबरा कर दीवार के साथ पिन हुई। दोस्त नहीं तो क्या हुआ डार्लिंग? बीवी तो हो ना, क्या कहती हो जाए शुरू। वो बिल्कुल लूफराना तरीके से बोला। मिशायम ने घबरा कर उसके माथे पर हाथ रखा। तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है आपकी, तो ऐसी बहकी बहकी हरकत क्यों कर रहे हैं? हाय अल्लाह मिस्टर वजदान शाह, आप भी कर आए हैं? अस्तगफिरुल्लाह लड़की। वो खासा बदमजा हुआ और बेसाख्ता उससे पीछे हुआ। हराम है वो हमारे इस्लाम में, और जो चीज हराम हो हम उसको छूते भी नहीं है कभी। हमें किसी लड़की को छूते देखा है, हम जानते हैं वो हमारे लिए हराम है, और यही हम आपको बेधड़क छूते हैं क्योंकि आप हमारे लिए हलाल हैं। वो बोलते हुए फिर नजदीक आने लगा। अब हमें क्या पता आप हर लड़की को छूते हैं कि नहीं, हमने तो देखा नहीं। वो भी उसको देखते हुए बोली, लेकिन उसको बेहद करीब होते देखा तो फौरन घबरा कर बोली, यार नहीं करें, अभी मुझे जाना है। ये फ्लर्ट और लड़ाई को कल या शाम पर डाल देते हैं क्योंकि वो तीनों पहुंचने वाले होंगे। कहाँ जाना है? कहाँ पहुंच जाएंगे? जहां मुस्तफा का कत्ल हुआ था वहां जाना है, वहां कुछ तो मिलेगा ही। वो दुपट्टा सही करते हुए बोली। वजदान के चेहरे पर जहां शोखी थी वहां एकदम संजीदगी आई। चेहरा पर एक साया सा आकर गुजरा। क्यों? वहां क्या लेने जाना है? कुछ लेने नहीं जाना मिस्टर वजदान, एक दफा वहां पर देखना चाहते हैं। आखिर मुस्तफा के साथ वहां हुआ क्या था? किसने और क्यों मुस्तफा का कत्ल किया? शायद वहां जाने से ये गुत्थी सुलझ जाए। वो बहुत संजीदगी से बोल रही थी। हम, वो महज इतना ही बोला था। चले, फिर मैं निकलती हूँ। वो अपना मोबाइल हाथ में लेकर कमरे से निकलने लगी, लेकिन एक दफा फिर वजदान की आवाज से कदम रुके और वो पलटी। कौन कौन होगा वहाँ? वहाँ हमजा, मैं, हमना और उमेर होंगे। वो सादा से लहजे में बोली, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि किसी को कितना सख्त बुरा लगा है। वजदान के माथे पर बल पड़े। वो उमेर क्यों होगा, और ये अभी तक गया नहीं कराची? कोई काम धंधा नहीं है क्या उस बंदे के पास? मिशायम के होंठ मुस्कुराहट में ढले। मिस्टर वजदान, आप क्या जेलस हो रहे हैं? वो आंखें छोटी करे शोखी से बोली। मैं क्यों जेलस होगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो निगाहें इधर उधर घुमाते हुए बोला। मिशायम मुस्कुराए। वो एक पुलिस अफसर है। इस केस में वो मेरे साथ रहेगा, इसलिए वो शहर नहीं गया। और मेरा दोस्त भी है, इसलिए पर्सनल लेवल पर मेरी मदद कर रहा है। वो मुस्कुराते लहजे में उसके हैंडसम चेहरे को देखते हुए बोली। 5 मिनट तक कमरे में खामोशी रही। फिर वो एकदम बोला, मैं भी चलूंगा। लेकिन मिस्टर वजदान, आप वहाँ क्या करेंगे? वो झुंझलाई। कुछ भी नहीं, लेकिन मैं साथ चलूंगा। वो बजिद हुआ। मर्जी है आपकी। वो बोलकर कमरे से निकली। उसके पीछे ही वो भी अपने कफ कोनियों तक फोल्ड करते हुए उसके पीछे लपका। मैं साथ चलूंगी आज से ही। तुम्हारे, वो बिल्कुल तैयार खड़ी उसके आईने में अक्स देखते हुए बोली। बुराक के हाथ थमे थे। दिल की धड़कन मुंतशिर हुई। वो लड़की इतनी प्यारी लग रही थी। सफेद शलवार कमीज, बाल पीछे पुश्त पर खोले हुए थे। आंखें काजल से लबरेज थीं। होठों पर लिप ग्लॉस लगाया हुआ था, लेकिन चेहरे पर संजीदगी थी। मुझे अब हर हाल में यहाँ से निकलना है। तुम्हारे पैसे देकर मैं अब यहाँ मजीद नहीं रहना चाहती हूँ। जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी तब तक आपा मुझे माफ नहीं करेगी, और जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तब आपा मुझसे वापस राजी हो जाएगी। वो एक ही सांस से बोली। उसकी संजीदा आवाज पर उनके बीच के तिलस्म टूटा था। आंखों में जहां खुमार था, उसकी बेहद बकवास बात पर सब भग करके उड़ा था। सपाट निगाहों से उसको देखा और नरमी से बोला, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो, कल से जॉइनिंग दे देना। मुझे तुम नहीं बताओगे मुझे क्या करना है? मैंने डिसाइड कर लिया है। मुझे हर हाल में आज ही जाना है और यहाँ से निकलना है। ओके हफ्सा, बात सुनो मेरी, निकल जाना। देखो अभी तबीयत खराब है तुम्हारी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी जॉइनिंग दे दूंगा और तुम्हारी कोई सैलरी भी नहीं काटूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी तेवरी चढ़ी। मुझे यहाँ नहीं रुकना है।
मुझे बाहर जाना है। दिल खराब हो रहा है, कब से हूँ मैं इस घर में। प्लीज मुझे बाहर जाना है, हर हाल में। अच्छा ठीक है, तुम चादर ले लो, फिर निकलते हैं। वो अपनी कलाई पर वॉच बांधते हुए बोला। हफ्सा की आईब्रो कुछ हैरत से उठी। क्या बोला है तुमने? क्यों कम सुनता है? चादर लो जल्दी, फिर निकलना है। वो रूड हुआ। मैं और चादर, दिमाग जगह पर है कि नहीं? वो थोड़ी हैरत और गुस्से से बोली। क्या हो गया है हफ्सा? एक चादर लेने को ही तो बोल रहा हूँ, इसमें इतना नखरा किस बात का? देखो बुराक शाह, मेरा दिमाग वैसे ही कुछ ठीक नहीं है। चूमों वाली हरकत मेरे साथ करने की कतई जरूरत नहीं है। क्या मसला है तुम्हें एक चादर लेने में? वो सारे काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। भाई मसला ही मसला है, मैं लेती ही नहीं हूँ चादर वगैरह, बस दुपट्टा लेती हूँ। वो रिसानत से बोली। हफ्सा शाह, पहले की बात कुछ और थी लेकिन अब कुछ और है, इसलिए खामोशी से चादर लो, फिर हम चलते हैं। वैसे भी मुझे देर हो रही है। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मैं और अब मैं, क्या फर्क है? वो उलझते हुए बोली। उसने उस कातिल हसीना की तरफ देखा जिसको एक बार देखते ही वो आदम बेजार अपना दिल हार बैठा था। एक गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोला। पहले तुम्हारे नाम के आगे हफ्सा रिजवान अख्तर लगता था, लेकिन अब हफ्सा बुराक शाह लगता है। और अब तुम मेरे नाम से मुंसलिक हो, इसलिए शराफत से जाओ और चादर लेकर आओ। मैं उस निकाह को नहीं मानती। वो गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तुम्हारे कहने या न मानने से वो निकाह के 3 बोल को कोई झुठला नहीं सकता है। वो हमने अल्लाह की जात को हाजिर नाजिर जानकर कबूल किया था। तुम या मैं उसको झुठला नहीं सकते हैं, इसलिए ये फजूल बात जहन से निकाल दो। और रही बात चादर की, तो मर्द की मर्दानगी वहीं से दिखती है कि उसकी औरत ने क्या लिबास पहना है। जाओ और चादर लेकर आओ, वरना हफ्सा तुम कहीं नहीं जाओगी। वो निहायत संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला। हफ्सा ने एक कुफ्तज़दा निगाह उसके वजूद पर डाली और पैर पटक कर चादर लेने गई। पता नहीं क्या समझता है खुद को, कहीं का प्रिंस है जो मैं उसकी बात मान रही हूँ। बुराक शाह, अगर मैं बोर नहीं हुई होती तो कभी तुम्हारे साथ नहीं जाती। और तुम देखना बेटा, तुम्हारे पैसे तो मैं तुम्हारे मुंह पर मार कर जाऊंगी। आया बड़ा हूँ। अगर मुझे कोस लिया हो तो मैडम बाहर आ जाए, बहुत देर हो रही है। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाना। वो भी आड़े तेरे मुंह बनाकर उसके पीछे लिपकी। उनके बीच सारे रास्ते खामोशी रही थी। उन दोनों ने ही रास्ते में कोई बातचीत नहीं की थी। गाड़ी 10 मिनट मजीद चली थी। उसके बाद एक झटके से उस चौराहे पर रुकी थी जहां मुस्तफा का कत्ल हुआ था। वजदान सफेद शलवार कमीज और भूरी मर्दाना शॉल गले में डाले प्रवकार पर्सनैलिटी के साथ से गाड़ी से बाहर निकला था। उसकी शख्सियत बहुत असर अंगेज थी। वो सामने वाले को एक तिलस्म में जकड़ने का हुनर रखता था। और दूसरी साइड से मिशायम ब्लैक शलवार कमीज और सर पर दुपट्टा जमाए संजीदा चेहरे के साथ बाहर निकली। दोनों की पर्सनैलिटी में एक ऐसा रोब और दबदबा था, सामने वाले को 5 मिनट में गड़बड़ाने पर मजबूर कर देता था। उन दोनों के पास एक ऐसी स्किल थी कि वो सामने वाले से सच कुछ मिनटों में ही कबूल करवा लेते थे। हमजा, जो हमना की बुक में कुछ झांक कर देख रहा था, उनकी गाड़ी की आवाज से सामने निगाह उठाकर देखी। दोनों एक साथ ही उनकी जानिब आ रहे थे। साथ में उनकी जोड़ी कमाल लग रही थी। हमजा के मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला। वो दोनों साथ में अपनी एक अलग ही मिसाल लगते थे। वो दोनों बहुत अलग थे, एक आग तो दूसरा पानी, लेकिन उनकी जोड़ी कमाल थी। वो दोनों वैसे भी बहुत प्यारे और खूबसूरत थे, लेकिन साथ में चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। हमना ने भी जब हमजा को मुतवज्जिह न देखा तो सर उठाकर उसकी जानिब देखा, फिर उसकी निगारों के सामने देखा तो वो दोनों चले आ रहे थे। हमना के होंठ मुस्कराए और धीमी आवाज में बोली, ये कपल हमारी जान लेगा यार, क्या लग रहे हैं? हमजा ने उसकी आवाज सुनी तो फौरन उसके कान की जानिब झुका। 4 फुट की मायरा खान, माशाअल्लाह, कहो, नजर लग जाएगी। हमना ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा और इसी के अंदाज में बोली,
और आप खुद बड़े आलिम चंदा हैं जो मुझे दी ग्रेट एंड इंटेलिजेंट हमना को 4 फुट बोल रहे हो। अभी हमजा अपने मुंह से कोई अल्फाज निकालता, उन दोनों को करीब आता देख एकदम खामोश हो गया। अस्सलाम अलैकुम। उनके करीब पहुंचते ही मिशायम ने बुलंद आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मिशी, कैसी हो? मैं ठीक। हमना ने भी फौरन जवाब देकर उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वजदान उस जगह को बहुत गौर से देख रहा था जहां कुछ दिन पहले मुस्तफा की लाश थी। वो जगह जहां खून था उसके भाई का, उसके जिगर का। उसकी आंखों के सामने सारे मनाजिर जैसे घूमने लगे। आंखों के सामने फ्लैशबैक जैसे चलने लगा। सबके रोने की आवाजें कानों में गूंजने लगी। मुस्तजाब रोता बिलखता दिखने लगा। साथ ही दादा, बाबा, चाचू, वो सब कुछ वैसे ही महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में नमी सी तैरने लगी। दम घुटने लगा। दिल की रफ्तार भी बहुत तेज हो गई थी। वो बिना पलक झपकाए उस जगह को ही देखे जा रहा था। हमजा ने सलाम भी किया था लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो बिल्कुल उस वाकया, उस सीन में गुमसा हो गया था। उसका दिल ही नहीं था उस जगह फिर कभी आने का। उसने तो रास्ता तक गुजरने का बदल लिया था, लेकिन एक दफा फिर वो यहाँ आकर जैसे पुराने जख्म को खरीदे गए थे। मिशायम ने जब उसको जवाब न देते देखा तो गर्दन घुमाकर उसके ताकुब में देखा, लेकिन उसको समझ नहीं आई कि वो वहाँ क्या तलाश रहा है। मिशायम ने हमजा की जानिब देखा और संजीदगी से पूछा, उमर कहाँ है? वो अभी हमजा कुछ बोलता, सामने से ही उमर आता दिखाई दिया। कहाँ थे भाई? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। यार बस पानी पीने गया था। अस्सलाम अलैकुम मिस्टर वजदान। उसको जवाब देकर उसने वजदान से सलाम किया। उसकी आवाज से वो हवास में लौटा। हम हाँ, क्या हुआ? वो हवास बागता सा बोला। मिस्टर वजदान, आर यू ओके? मिशायम ने कंधे पर हाथ रखकर कदरे धीमे और फिक्रमंद लहजे में बोली। हाँ, मैं ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन। और वैसे भी घर जल्दी जाना होगा। आज आर्यान भी अस्पताल से आ रहा है। वो मिशायम को देखते हुए बोला। हमजा, कुछ पता चला? वो उसकी बात सुनकर हमजा की तरफ मुतवज्जे हुई। नहीं मेम, अभी हम आपका वेट कर रहे थे। अब आप बताएं क्या करना है? हमजा कुछ बोलता, इससे पहले हमना बोली, हाँ चलो, स्टार्ट करते हैं। हमजा, हमना, तुम दोनों वहां जाओ उस झाड़ जंगल में। क्या पता उस झाड़ियों में गोली मिल जाए। उसकी बात सुनकर दोनों इस बात में सर हिलाकर उस साइड पर गए। बाकी उमर, मैं और तुम थोड़ा इमेजिनेशन कर लेते हैं। क्या मतलब? वजदान फौरन बोला। मतलब देखिए, जैसे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसे ही मुस्तफा की भी होगी। और जहां उमर खड़ा हुआ है, यहाँ हमारा मुस्तफा होगा। और उसके साथ जैसे मैं हूँ, यानी आर्यान होगा। और शूटर उनके सामने होगा, जैसे कि वजदान साहब खड़े हैं। वजदान ने अपनी जगह को देखा और फिर उमर और मिशायम को देखा जो काफी क्लोज खड़े हुए थे। अरे तुम यहाँ आ जाओ। उमर का हाथ पकड़कर उस जगह पर खड़ा किया जहाँ वो खुद था और खुद मिशायम के पास खड़ा हो गया। ये अमल इतनी तेजी से किया गया था, दोनों उसको होंक बने देख रहे थे। हाँ मिस मिशायम, आगे बोले क्या करना है? वो उन दोनों को इग्नोर करके बोला। हाँ आगे। वो अपना सर झटक कर वापस मुतवज्जे हुई। तो देखिए, यहाँ से अगर शूटर ने शूट किया मुस्तफा को और साथ में आर्यान था, फिर उसको शूट किया। मुस्तफा को 2 गोली लगी जबकि आर्यान को 1। मुस्तफा के दिल के मुकाम और एक हाथ पर लगी है। वो बोलकर चंद पल खामोश हुई। चेहरे पर धूप पड़ रही थी और हाथ कमर पर था। क्या हुआ है मिशी? खामोश क्यों हो गई हो? यार मुझे ना अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही है। वो एकदम संजीदा और थोड़ा हैरती वाले अंदाज में बोली। क्या चीज नहीं आ रही समझ? उन सब में वजदान बिल्कुल खामोश था कि मुस्तफा को सामने से शूट किया गया, लेकिन उसने कोई हरकत या कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे वो अपने आप को बचा सके। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो खुद को बचा सकता था, भाग सकता था, नीचे झुकता या फिर कुछ भी, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था। मिशायम ने वजदान और उमर को देखते हुए बिल्कुल सपाट अंदाज में बोली, और तुमको पता है, इंसान ऐसा कब करता है?
कि सामने उसके ऐसी चीज हो जिसको वो अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता हो, लेकिन वो चीज सामने हो और ऐसे इंसान के हाथ में हो जिसका कभी सोचा भी न हो, उसको उम्मीद हो ये हरकत वो नहीं कर सकता, तो इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। वो एक सदमे की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। और सेम यही चीज मुस्तफा के साथ भी हो गई, और वो भी कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटे में आ गया कि ये क्या हुआ है। लेकिन जब वो होश में आता, उससे पहले शूटर अपना काम दिखा चुका था। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा कौन था सामने जिसको देख मुस्तफा ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि खामोशी से मौत को गले लगा लिया। वजदान उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसकी बात खत्म होते ही उसके लब धीरे से हरकत में आए और वो बेहद आहिस्तगी से बोला, आर्यन। मिशायम ने उस नाम पर हैरत से उसकी जानिब देखा। आप और मैं एक वक्त में एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? वो कदरे हैरत से बोली थी। सोच सकते हैं क्योंकि तुम भी वही चाहती हो और मैं भी वही चाहता हूँ। मुस्तफा को इंसाफ मिले। सही कहा आपने। मुजरिम सामने था और मैं देख भी नहीं पाई। लेकिन मिस्टर वजदान, कहीं न कहीं मेरे दिमाग में वो था। हमजा, हम ना। वो उसको जवाब देकर उनकी तरफ मुड़ी जो ढूंढ कम रहे थे और लड़ज्यादा रहे थे। उसने हाथ के इशारे से वापस बुलाया। उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए यहाँ तक आए, लेकिन काम हो चुका है। गुत्थी सुलझ गई है। बस अब एक ऐसी चोट देना बाकी है जिससे सारा सच सब लोगों के सामने आ जाए। और अब तुम भी आराम से शहर जाओ और अपना थाना संभालो। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच। हमजा और हमना जब तक आ गए थे, हमजा वजदान के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था और हमना मिशायम के पास। कोई बात नहीं मिशायम, ये मेरा फर्ज था, और तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो किसका दूंगा। एंड अब तुम भी जल्द से जल्द वापस अपने घर आ जाओ, फिर लगाएंगे सही से महफिल। वो भी मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में देखते हुए बोला। किसी को उसकी मुस्कुराहट जहर से भी बुरी लग रही थी उस वक्त। बस नहीं चल रहा था, मुक्का मार कर जबड़ा तोड़ दे। और वो कोई और नहीं, सरदार वजदान शाह था। वजदान का चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था और हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींची हुई थी। हमजा की नजर वजदान पर पड़ी तो होंठ का कोना दबाकर हंसी रोकते हुए उसकी जानिब झुका। वैसे आपको पता है सर, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। यू नो, जिगरी दोस्त लोग। आपको पता है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते। आजकल इनकी याद की वजह से ये तो हमारे घर रह रहे हैं और आपको पता है। शट अप। वजदान एकदम धड़ा। सबकी निगाहें उन दोनों पर उठी। मिशायम फौरन बोली, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके। हाँ सब ठीक है। जल्दी से ये सब खत्म करके गाड़ी में आओ। वेट कर रहा हूँ। वो बोलकर रुका नहीं था, गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। उसकी तेजी पर सिर्फ हमजा ने दिल से कहा लगाया था। बाकी हमना, उमर और मिशायम उसको होंठ बने देख रहे थे। गाड़ी शाह इंडस्ट्री की बड़ी सी इमारत के सामने एक झटके से रुकी थी। हफ्सा का सर डैशबोर्ड पर लगते लगते बचा और सारे बाल भी मुंह पर आए। आराम से गाड़ी नहीं रोक सकते थे क्या? सारे बाल खराब कर दिए मेरे। वो गुस्से से उसको घूरते हुए बोली। बुराक ने सपाट निगाह उस पर डाली और उसका जवाब दिए बगैर इंजन से चाबी निकाल कर बाहर निकला। उसके निकलते ही हफ्सा भी बाहर निकली। हफ्सा ने उसके तेवर बड़ी हैरत से देखे थे जो उसको छोड़कर खुद आगे चला गया था। उसने उसकी पुश्त को घूरा और उसके पीछे लिपकी। बुराक को सामने से आता देख रिसेप्शनिस्ट आदब से खड़ी हुई और सलाम किया, जिसका जवाब हल्की सी जुम्बिश देकर वो आगे बढ़ गया। पीछे वो उसको होंठ बनी देख रही थी जो एक मिनट भी उसके लिए नहीं रुक रहा था। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो वो उसके इंतजार में खड़ा हुआ था। उसके करीब आते ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। बुराक बिल्कुल सपाट निगाहों से सामने की जानिब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जबकि हफ्सा कदरे हैरत से उसका बर्ताव देख रही थी जो बिल्कुल ही बदल गया था उसके साथ। वो लोग थर्ड फ्लोर में उतरे। वो जैसे दाखिल हुआ, सब एक साथ खड़े हुए। हफ्सा दाद देती निगाहों से उसको देख रही थी। मतलब इतनी इज्जत। उसने सबका जवाब सर की हल्की जुम्बिश से देता हुआ अपने ऑफिस में बढ़ा।
हफ्सा भी उसके पीछे ही दाखिल हुई। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कहाँ छोड़ छोड़ कर भागते फिर रहे हो? दिमाग जगह से क्या हिल गया है? वो अंदर दाखिल होते ही सामने कुर्सी पर बैठे बुराक से मुखातब हुई। तमीज से मिस हफ्सा, यहाँ मैं तुम्हारा कोई शौहर नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ यहाँ। इज्जत से बात करो वरना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और तुम्हें बिल्डिंग से बाहर कर दूंगा। वो बिना लिहाज के एकदम बोला। हफ्सा ने आंखें छोटी करके उसको घूरा और मुंह भी लटका, लेकिन बोली कुछ नहीं और खामोशी से सोफे पर बैठ गई। बुराक ने उसको फूले मुंह को देखा लेकिन इग्नोर करके उसने रिसीवर उठाया और अपनी सेक्रेटरी मिस लैला को बुलाया। आप फौरन अंदर आएं। तकरीबन 10 सेकंड बाद दरवाजा नॉक हुआ तो दोनों ने नजर उठाकर सामने देखा जहां वो जीन्स की पैंट और घुटनों से थोड़ा ऊपर खुली शर्ट पहने हुई थी। बाल आगे को करके खोले हुए थे। मेकअप भी काफी सारा किया हुआ था। हफ्सा ने एक नजर उसके कपड़ों को देखा और उसके बाद खुद पर एक नजर डाली। वाइट शलवार कमीज, ब्लैक शॉल, सर पर दुपट्टा जमाए। उसको अपना आप एक पेंडू लगा लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे ज्यादा उसकी काजल से भरी आंखें। गुड मॉर्निंग सर, वो उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा कर बोली। हफ्सा ने एक आईब्रो उठाई। मिस लैला, मैंने आपसे इनके बारे में जिक्र किया था। बुराक ने हफ्सा की जानिब इशारा करते हुए बात का आगाज किया। उसने निगाह घुमाकर उसकी जानिब एक सरसरी सी निगाह डाली और निगाहें वापस बुराक की जानिब की। तो ये आपके और मेरे अंडर काम करेगी। आप इनको इनकी टेबल दिखा दें और काम समझा दें। और एक कॉफी भी भेज दें और साथ में मिस्टर के की फाइल भी भेज दें। यस सर, वो हफ्सा की तरफ मुड़ी। चलिए आप बाहर, मैं आपको सारी चीजें बता दूं। हफ्सा ने एक नजर लैला और फिर बुराक को देखा और खड़ी होकर उसके पीछे चली। हफ्सा काफी कंफ्यूज लग रही थी। उसने आज तक ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं किया था। उसने तो बस मिशायम के पास जॉब की थी। उसके निकलते ही उसने एक सपाट नजर उस जगह को देखा जहां थोड़ी देर पहले वो बैठी हुई थी। उसके दिमाग में उसके जुमले घूम रहे थे। उसके अल्फाज उसको खंजर की तरह दिल में पेवस्त हो रहे थे। मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। चाहे तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो लेकिन मैं फिर भी तुमको खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। मैं तुमको अपने साथ कैद कर लूंगा हफ्सा। अगर तुम दूर हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा और मैं चाहता हूँ हफ्सा बुराक शाह, तुम्हारे साथ जियो अपनी जिंदगी। वो अपने दिल में उसको तसव्वुर करते हुए खुद से बड़बड़ाया। मुस्तजाब ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। उसका दिल ही नहीं लग रहा था ऑफिस में। बार बार आंखों के सामने शहर का कांपता और रोता हुआ वजूद घूम रहा था। इसलिए वो जल्द ही ऑफिस से वापस आ गया था। अभी मुलाजिम से पूछकर वो शहर के कमरे के बाहर धड़कते दिल के साथ खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो खिड़की के सामने खड़ी हुई थी। चेहरे पर बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे जिनको हटाने की जहमत नहीं की गई थी। वो बहुत उदास थी। आंखें बिल्कुल वीरान थीं। वो बिल्कुल महव होकर बाहर को देख रही थी। मुस्तजाब चलता हुआ उसकी पुश्त पर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, क्या तुम ठीक हो? वो उसकी आवाज से बुरी तरह डरी थी और यकदम पीछे हुई। उसके पीछे होने की वजह से वो मुस्तजाब के सीने से टकराई। दोनों के दिल की धड़कन यकदम बहुत तेज हुई। सहर ने घूमकर उसकी जानिब देखा जो एक अलग ही आंखों में खुमार लिए उसके बेहद नजदीक था। दिल की रफ्तार बहुत तेज थी। उसको जब अपनी और मुस्तजाब की नजदीकी का एहसास हुआ तो यकदम गाल सुर्ख हुए और निगाहें भी झुकी। वो पीछे होना चाहती थी लेकिन मुस्तजाब ने उसकी कमर के गिर्द हाथ हायल कर लिए थे। कैसी हो? वो धीमी आवाज में बोला। मैं ठीक हूँ। आप पीछे हो जाए। वो कांपती हुई आवाज में बोली। लेकिन वाइफ, मैं दूर जाने के लिए थोड़ा पास आया हूँ। वो खुमार ज़दा आवाज में बोला। प्लीज ऐसे मत करिए, मुझे घबराहट हो रही है। उसके लहजे में पता नहीं ऐसा क्या था। मुस्तजाब उससे आराम से पीछे हुआ और मुस्कुराते लहजे में बोला, अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा? उसकी बात सुनकर उसने हया से अपनी आंखें झुकाईं। वो उस अदा पर दिल खोलकर मुस्कुराया, यानी आप राजी हैं?
लहजा मुस्कुराता हुआ था। सहर ने अपनी आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा और धीमी आवाज में बोली, मालूम नहीं। मुस्तजाब की मुस्कुराहट सिमटी। आंखों में जो चमक आई थी वो भी एकदम फीकी पड़ी। यानी तुम राजी नहीं हो? वो भुजे दिल से बोला। हो सकता है। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? वो बेबसी से बोला। आप क्या अपना वक्त भूल गए हैं मुस्तजाब? वो भी दो बदो बोली। मुस्तजाब का सर झुका। सहर, तुम क्या मुझे एक मौका नहीं दे सकती? नहीं, वो हतमन बोली और रुख भी फेर लिया। मुस्तजाब की आंखें नम होने लगी। आज उसको भी एहसास हो रहा था ठुकराने का एहसास कैसा होता है। सहर, सिर्फ एक मौका दे दो। सिर्फ एक, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो आज से बोला। मुझे भी तो आपने एक मौका भी नहीं दिया था। मैंने भी तो कई बार आपसे एक मौका मांगा था। लहजा काफी भीगा हुआ था। क्या तुम मुस्तफा लाला को तकलीफ देना चाहती हो? वो उसकी पुश्त को देखते हुए बोला। सहर यकदम मुड़ी। क्या मतलब? याद है सहर, मेरे और तुम्हारे निकाह पर मुस्तफा लाला कितने खुश थे। वो बीते खूबसूरत पल याद करते हुए बोला, किसी फसों में बोला। सहर उसके चेहरे को ही देख रही थी जहां एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें पता है, निकाह की जो लास्ट नाइट थी जिसमें लाला ने भंगड़ा डाला था, उसमें उन्होंने मुझसे क्या कहा था? मेरी सहर का ख्याल रखना। और पता है मैंने क्या कहा था? जब तक आप हैं, मैं इसको ख्याल तक नहीं रखूंगा, नहीं देखूंगा। सहर की आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। मुस्तफा का जिक्र उसको हमेशा ही रुलाता था। वो दम बखुद मुस्तजाब का चेहरा ही देख रही थी। उसकी आंखों में भी नमी जमा होना शुरू हो गई थी। काश सहर, मैं वो फजूल बात नहीं करता। और पता है मैंने आखिर में खामोशी से निकाह क्यों किया था? क्यों किया था? वो किसी तिलस्म के जेर असर बोली। लाला ने निकाह की लास्ट नाइट मुझे कहा था, मुस्तजाब आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों लाडले एक होने वाले हैं। सहर, उनकी ये बात आज भी हथौड़े की मानिंद गूंजती है। वो बहुत खुश थे मेरे और तुम्हारे निकाह पर। और मालूम है उन्होंने मुझे कहा था, एक दिन आएगा मुस्तजाब शाह, तुम्हें सहर अच्छी लगने लगेगी। तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। सहर की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। चेहरा लाल गुलाब जैसा हो गया था। जहां अभी थोड़ी देर पहले वीरानी थी, वहां अब एक हया थी, शर्म थी। लेकिन मैंने कहा था, कुछ भी हो जाए, मुझे सहर से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। सहर ने बेसाख्ता अपनी आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा और उसकी बात पर एक आंसू टूटकर गाल पर गिरा। मुझे सहर से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मुझे सहर से इश्क है। वो भी तिलस्म इश्क। एक ऐसा इश्क जिसके सहर में मुस्तजाब शाह जकड़ चुका है, जिससे नजात सिर्फ मौत है। उसके आंसू थमे थे। दिल की धड़कन भी कुछ पल के लिए साकिन हुई थी। चेहरा खून छलकाने की हद तक सुर्ख हो गया था। प्लीज सहर, सिर्फ एक बार अपने शौहर को मौका दे दो। सिर्फ एक बार, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई स्वेयर, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। सहर, सिर्फ एक बार, सिर्फ मुस्तफा लाला के लिए ही सही। हम एक दूसरे को एक मौका तो दे सकते हैं ना? वो बोलकर कुछ सानेहा खामोश रहा। शायद वो चाहता था वो कुछ तो बोले लेकिन उसको न बोलते देख। वो कुछ पल बाद बोला, तुम आराम करो, लेकिन मुझे एक दफा मौका देने की सोचना जरूर। प्लीज, मुझे तुम्हारे मुसब्बत जवाब का इंतजार रहेगा। फिर वो बोलकर रुका नहीं था, उल्टे कदमों कमरे से निकल गया था। डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे सिवाय मिशायम, मुस्तजाब, सहर के। वो दोनों ही अपने कमरों में बंद थे। न सहर ने खाना खाया था न मुस्तजाब ने। नाहिद बेगम एक दफा दोनों को बुलाने भी गई थी लेकिन दोनों ही इनकारी थे, इसलिए वो मजबूर वापस आ गई थी। बुराक और हफ्सा भी थोड़ी देर पहले ही थके हारे ऑफिस से आकर बैठे थे। हफ्सा एक दिन में ही काफी थक गई थी और थकन चेहरे से वाज़ेह दिखाई दे रही थी। दिल तो चाह रहा था कमरे में जाकर सो जाए लेकिन एक दफा मिशायम को देखने के चक्कर में ढीठ बनी बैठी थी। सगीर शाह ने एक नजर उठाकर सीढ़ियों की जानिब देखा और वो वापस मुंह सबकी तरफ कर लिया। वो खाली प्लेट सामने रखे खामोश से बैठे थे और शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। वजदान ने भी एक नजर सीढ़ियों को देखा और वापस मुंह सबकी जानिब कर लिया।
उसने खाना तो निकाल लिया था लेकिन शुरू नहीं किया था। बुराक अपने दादा और अपने लाला को बड़े गौर से देख रहा था और उनकी बेचैनी भी, और उसको समझ भी कहीं हद तक आ गया था ये इंतजार किसके लिए है। इसलिए मजे लेने के लिए बोला, सब ठीक है, आप दोनों खाना शुरू नहीं कर रहे हैं क्या, किसी का वेट हो रहा है? बुराक ने कहा तो सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। वजदान ने सगीर शाह की तरफ देखा तो उन्होंने भी शुरू नहीं किया था। अभी वो कुछ जवाब देते, इससे पहले मिशायम जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। सॉरी सॉरी, हम लेट हो गए, उसने माजरत करना जरूरी समझा। अस्सलाम अलैकुम मिस्टर सगीर शाह, कैसे हैं? और आप सबको भी अस्सलाम अलैकुम। तबीयत वगैरह तो ठीक है आपकी? वो कुर्सी पर बैठते हुए ऐसे बोली जैसे ये लोग काफी अरसे बाद मिले हों। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, तबीयत भी ठीक है। आप कहाँ रह गई थी? काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे आपका। वो प्लेट में खाना निकालते हुए बोले, जी बस कुछ कानूनी कार्रवाई की वजह से मैं हमजा से बात कर रही थी फोन पर, इस वजह से हमें देर हो गई, लेकिन आप शुरू कर देते। इंतजार क्यों किया? और आप मिस्टर वजदान, आपने भी शुरू नहीं किया। दरअसल मेरी और दादा की आदत है, जब तक सब लोग नहीं आ जाते हम खाना नहीं शुरू करते, इसलिए बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो सपाट अंदाज में बोला। नूरे ने जलकर उसकी जानिब देखा। हमें माफ कीजिएगा, हम जरा लेट हो गए। मुस्तफा के ही केस के बारे में बात कर रहे थे, इस वजह से हम जरा लेट हो गए। कोई बात नहीं, आप अब दोबारा माजरत नहीं करना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सगीर शाह ने कहा तो सबने ही तकरीबन झटके से उनकी जानिब देखा। मिशायम भी उनकी बात से मुस्कराई। खाना खाते हुए उसकी नजर नरगिस बेगम पर पड़ी, ब्रैकेट फुप्पो पर, और आंटी आर्यान घर आ गया है। सबने नरगिस बेगम की जानिब देखा। हाँ आ गया है, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? वो तड़ाक करके बोली। वजदान और सगीर शाह दोनों के माथे पर बेवक्त बल पड़े, लेकिन मिशायम के चेहरे के तसव्वुरात बिल्कुल नॉर्मल थे, बल्कि आज तो वो मुस्करा रही थी। एक मुझे ही तो उससे मतलब है, अगर वो नहीं होगा तो अब केस कैसे सॉल्व होगा? वो उनकी आंखों में देखते हुए बोली। क्या मतलब तुम्हारी बात का? तकरीबन सभी उलझे थे उसकी बात से सिवाय वजदान के। बात का मतलब बहुत गहरा है जो बहुत जल्द आपको और पूरी फैमिली को समझ आएगा। वो मानीखेज लहजे में बोली। वो उसके लहजे से एकदम घबराई। मेरे बेटे से दूर रहना। वो अभी बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा है, वैसे ही परेशान है, और परेशान मत करना। वो तंबीही उंगली दिखाकर बोली। आंटी जी, ये कार्रवाई हर एक फर्द के लिए है, और सबसे स्पेशल आर्यान के लिए। वो रिसानत से बोली। वो किस लिए? मेरे भाई के क्यों पीछे पड़ गई हो? नूरे जहर खंडा लहजे में बोली। मिस नूरे, आपका भाई जाए वारदात पर ही मौजूद था, उसके बयान के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक वो ही आई विटनेस है जिसके सामने ये सब हुआ है। एक वो ही सब कुछ क्लियर बता सकता है। आखिर मुजरिम कौन है? तुम्हारा भाई ही मुजरिम है, उसी ने ही मेरे भतीजे को मारा है। मिशायम अभी कुछ बोलती, इससे पहले हफ्सा बोली। आपा, ये सब बातें होती रहेंगी, आप ये सब छोड़िए और खाना खाए, फिर दवाई भी लेनी है आपने। तुम नहीं बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और मेरी फिक्र करने के लिए मेरा सगा भाई मौजूद है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता है मेरे मामलात में बोलने का। सो प्लीज अपने काम से काम रखो, उसने बिना लिहाज के कहा। हफ्सा सन सी बस उसको देख रही थी जो कितनी बदल सी गई थी कुछ ही वक्त में। दिल बहुत दुख रहा था। सुबह से न बुराक ने बात की थी और अभी सबके सामने इस इंसल्ट के बाद दिल बहुत दुखा था। आंखों में कई आंसू भी आए थे जिन्हें कहीं अंदर ही वो पी गई थी। बुराक ने जब्त से जबड़े भींचकर मिशायम की जानिब देखा। उसने हफ्सा की जानिब से निगाहें हटाकर सगीर शाह की जानिब की और सपाट अंदाज में बोली। बहुत जल्द मुस्तफा का कातिल हम सब के दरमियान होगा। ज्यादा परेशान होने की और मुझे बर्दाश्त करने की आप लोगों को जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं ये केस सॉल्व होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरा जितना भी वक्त आप सबके दरमियान गुजरा, ये हमेशा मुझे याद रहेगा।
वो मुस्कुराते लहजे के साथ सबको देखते हुए बोली। वजदान का चेहरा जहां संजीदा और सपाट था, उसकी आंखें एकदम उदास हुई थी। पता नहीं क्यों उसको ये बात बहुत अजीब लगी थी। उसने फौरन ही आंखें झुका ली थी। दिल की धड़कन की रफ्तार कहीं हद तक तेज हुई थी। खाने से दिल भी एकदम अचाट हो गया था। उसने एक बार फिर उसकी तरफ निगाह उठाकर देखी जो सगीर शाह से बातें करते हुए खाना खा रही थी। क्या मुझे तुमसे मोहब्बत है? उसके दिमाग ने उसके दिल से सवाल किया।